गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से पुनः उपस्थित हुआ हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है अधिगम अक्षमता, जो कि आपके थर्ड यूनिट से लिया गया है। तो आइए हम लोग अधिगम अक्षमता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि अधिगम अक्षमता कहते किसे हैं, अर्थात अधिगम अक्षमता का अर्थ क्या होता है। छात्रों, अधिगम अक्षमता जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि दो पदों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है अधिगम, दूसरा है अक्षमता। अधिगम अर्थात सीखना और अक्षमता का तात्पर्य होता है क्षमता का अभाव या क्षमता की अनुपस्थिति। तो सामान्य भाषा में हम अधिगम अक्षमता से तात्पर्य सीखने की क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से लगा सकते हैं। छात्रों, अधिगम अक्षमता का प्रयोग सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में सैमुअल किर्क द्वारा किया गया और सैमुअल किर्क ने 1963 में अधिगम अक्षमता को पहली बार परिभाषित करते हुए कहा था कि अधिगम अक्षमता वाक, भाषा, पठन, लेखन या अंकगणितीय प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति अथवा अवरुद्ध विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो संभवतः मस्तिष्क कार्य विरूपता और संवेगात्मक अथवा व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम है, न कि मानसिक मंदता, संवेदी अक्षमता अथवा सांस्कृतिक या अनुदेशन कारक का। तो सैमुअल किर्क ने पहली बार इसको अधिगम अक्षमता को परिभाषित करते हुए अपनी ये परिभाषा दी थी। कुछ और परिभाषाओं को हम लोग देख लेते हैं, जैसे नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्था है। इन्होंने 1986 में अधिगम अक्षमता को परिभाषित करते हुए कहा था कि अधिगम अक्षमता वाले बच्चे लिखने व पढ़ने संबंधी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में विकार प्रदर्शित करते हैं। यह विकार सुनने में हो सकता है, पढ़ने में हो सकता है, इसके अतिरिक्त चिंतन व तर्क संबंधी कौशलों की क्षीणता के रूप में हो सकता है। इसमें मस्तिष्कीय चोट, प्रत्यक्षणात्मक समस्याएं, विकासात्मक भाषा दोष, सीमांत मस्तिष्कीय विकृत आदि दशा में जोड़ी रहती है। इसमें शारीरिक अक्षमता, संवेगात्मक विकार, मानसिक मंदता, संवेगी अंगों में अक्षमता एवं वातावरणीय पिछड़ेपन से उत्पन्न शैक्षणिक समस्याओं को शामिल नहीं किया जाता है। कुछ और परिभाषाओं को हम देख लेते हैं, जैसे अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर चतुर्थ 1994 अपने चतुर्थ संस्करण में 1994 में अधिगम अक्षमता वाले बालकों को परिभाषित करते हुए कहा था कि यदि कोई बालक अथवा व्यक्ति नियमित शिक्षण कार्यक्रमों से लाभ नहीं उठा पा रहा है, जबकि उसकी ना तो बौद्धिक क्षमता कम होती है और ना ही वह सामाजिक रूप से वंचित होता है, तो उसे अधिगम अक्षम बालक के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। ऐसे बालक किसी प्रकार की दैहिक, अंगिकीय आदि का भी स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर पाते हैं। अमेरिका की नेशनल ज्वाइंट कमेटी ऑन लर्निंग डिसेबिलिटी 1988 के अनुसार अधिगम अक्षमता एक सामान्य प्रकार की समस्या है जो विभिन्न प्रकार के दोषों के समूह को इंगित करती है। कहने का तात्पर्य है कि अधिगम अक्षमता किसी एक दोष के कारण, या अधिगम अक्षमता में कोई एक दोष समाहित नहीं होता है, बल्कि कई सारे दोष इसमें समाहित हो सकते हैं। दोषों का एक समूह हो सकता है। यह स्पष्ट रूप से बोलने, लिखने, पढ़ने तथा तार्किकता या गणितीय क्षमता में कठिनाई को व्यक्त करती है। यह समस्या व्यक्ति के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी गड़बड़ी से पैदा होता है, जिसका निदान कभी कभी संभव नहीं होता है। व्यक्ति में अधिगम अक्षमता के साथ सामाजिक प्रत्यक्षण, स्वतः नियंत्रित व्यवहारों और सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी विकार भी पैदा हो सकते हैं, परंतु इनका अधिगम अक्षमता में कोई योगदान नहीं होता है। अधिगम अक्षमता किसी अक्षमता के परिणाम स्वरूप नहीं होता है, परंतु किसी अन्य विकृति के साथ जरूर हो सकती है। तो ये
अधिगम अक्षमता की कुछ प्रमुख परिभाषाएं थी। अधिगम अक्षमता को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग इसकी प्रकृति को भी समझ सकते हैं, जिससे अधिगम अक्षमता के संबंध में और चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो अधिगम अक्षमता की प्रकृति और विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो अधिगम संबंधी कठिनाई श्रवण, दृष्टि, स्वास्थ्य, वाक एवं संवेग आदि से संबंधित अस्थायी समस्याओं से जुड़ी होती है। कहने का तात्पर्य है जो लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है वह सुनने, देखने, स्वास्थ्य, वाक एवं संवेगात्मक आदि से संबंधित अस्थायी समस्याओं से जुड़ी होती है। समस्या का समाधान होते ही अधिगम संबंधी ये सारी कठिनाइयाँ अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इसके विपरीत अगर हम अधिगम अक्षमता की बात करते हैं तो यह उस स्थिति को कहते हैं जहां व्यक्ति की योग्यता एवं उपलब्धि में एक स्पष्ट अंतर होता है। यानी व्यक्ति योग्य तो हो सकता है लेकिन उसकी उपलब्धि में, योग्यता और उपलब्धि में अंतर दिखाई देता है। यह अंतर संभवतः स्नायुजनित होता है तथा यह व्यक्ति विशेष में आजीवन उपस्थित रहता है। यानी अगर हम लर्निंग डिफ़िकल्टी की बात करते हैं तो ये डिफ़िकल्टी अस्थायी होती हैं, लेकिन अगर हम अधिगम अक्षमता की बात करते हैं तो अधिगम अक्षमता आजीवन उपस्थित रहती है, यानी स्थायी प्रकृति की होती है। चूँकि अधिगम अक्षमता को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है और जनगणना में अधिगम अक्षमता संबंधी अधिगम अक्षमता को आधार नहीं बनाया जाता है और यही कारण है कि देश में मौजूद अधिगम अक्षमता वाले बालकों का कोई भी आंकड़ा हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है। लेकिन एक अनुमान के अनुसार यह कहा जा सकता है कि देश में इस प्रकार के बालकों की संख्या अन्य प्रकार के विकलांग बालकों की संख्या में से कहीं अधिक है। यह संख्या देश में उपलब्ध कुल स्कूली जनसंख्या के 1 से 41% तक ही हो सकता है। 1912 ईस्वी में चेन्नई में समावेशी शिक्षा एवं व्यावसायिक विकल्प विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, लर्न 2012 के नाम से। इसमें कई सारे विशेषज्ञों ने अपने अपने मत दिए थे और उन्होंने स्पष्ट किया था कि भारत में लगभग 10% बालक अधिगम अक्षम बालक हैं। अधिगम अक्षमता की विभिन्न मान्यताओं पर दृष्टिपात करने से अधिगम अक्षमता की प्रकृति के संबंध में और चीज़ें स्पष्ट होती हैं। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम अधिगम अक्षमता की विशेषताओं को समझ सकते हैं। नंबर 1, अधिगम अक्षमता आंतरिक होती है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे विकलांगता और शारीरिक विकलांगता होती है वो बाह्य होती है, उसको बाहर से भी हम देख सकते हैं, किंतु अधिगम अक्षमता जो होती है वो आंतरिक होती है, जिसको हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हैं। नंबर 2 है, यह अस्थायी स्वरूप का होता है, अर्थात यह व्यक्ति विशेष में आजीवन विद्यमान रहता है। यानी इसकी एक विशेषता या इसकी एक प्रकृति ये भी होती है कि इसमें स्थायित्व होता है और ये अगर व्यक्ति में होता है तो वो आजीवन होता है, बीच में किसी भी प्रकार से उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। यह कोई विकृत नहीं है बल्कि विकृतियों का एक समूह है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें अधिगम अक्षमता में अधिकांश यह देखने को मिलता है कि कोई एक विकृति शामिल नहीं रहती है बल्कि कई सारी विकृतियाँ, जैसे पठन संबंधी विकृति, लेखन संबंधी विकृति, इसके अलावा गणना संबंधी विकृति, यानी कई सारी विकृतियों का एक साथ एक समूह अधिगम अक्षमता के अंतर्गत बनता है। इस समस्या से ग्रसित व्यक्तियों में कई प्रकार के व्यवहार और विशेषताएं पाई जाती हैं। चूँकि यह समस्या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कार्य विरूपता से संबंधित है, अतः यह एक जैविक समस्या हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि अधिगम अक्षमता सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहीं ना कहीं खराबी के कारण होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में डिसबैलेंस के कारण होता है और वो ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता है, जिसके कारण अधिगम अक्षमता के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। एक तरह से यह एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसके अतिरिक्त यह अन्य प्रकार की विकृतियों के साथ होता है, जैसे अधिगम अक्षमता और संवेगात्मक विक्षोभ आदि। तो अधिगम अक्षमता की विशेषताओं को इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं कि अधिगम अक्षमता वाले जो बालक होते हैं
उनमें निष्पादन संबंधी कठिनाई यानी कोई भी अचीवमेंट से संबंधित उनकी कठिनाई महसूस करते हैं। उपलब्धि और योग्यता के बीच में सार्थक अंतर पाया जाता है। औसतन जो विद्यालयी उपलब्धि से निम्न का प्रदर्शन होता है, यानी एक विद्यालय में जो सामान्य बालकों की उपलब्धि होती है उससे भी निम्न प्रदर्शन अधिगम अक्षमता वाले बालकों द्वारा किया जाता है। सामान्य और सामान्य से थोड़ा ज़्यादा सोचने और तर्क करने की योग्यता रखने वाले बालकों को भी अधिगम अक्षमता बालक कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधिगम अक्षमता की पहचान हम कैसे करेंगे, तो कुछ निम्नलिखित लक्षणों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं जिसके आधार पर अधिगम अक्षमता वाले बालकों की आसानी से पहचान कर सकते हैं। नंबर 1 है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों का पेशीय समन्वय और हस्त निपुणता प्रायः निम्न कोटि का होता है, जिसके कारण उनके शरीर में शारीरिक संतुलन का अभाव पाया जाता है। दूसरा बिंदु है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों का जो प्रत्यक्षीकरण होता है, प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन से संबंधी विकार पाया जाता है, कमियां पाई जाती हैं। ऐसे बालक सुन पाने में, देख पाने में, स्पर्श कर पाने में, स्पर्श से संबंधित जो जुड़े संकेत होते हैं उनका परसेप्शन कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। परसेप्शन करने में अधिकांशतः गलतियां कर देते हैं। इन बालकों में संवेदी तीक्ष्णता तो होती है, परंतु उनका निष्पादन में प्रयोग करने में विफल रहते हैं। ये बालक जो परसेप्शन, जो सेंसरी ऑर्गन्स द्वारा जो सूचनाएं दी जाती हैं उनमें विभेद करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। यही कारण है कि फ़ोन की घंटी और दरवाजे की घंटी में विभेद करने में ऐसे बालक असमर्थ होते हैं। अधिगम अक्षमता वाले बालकों की शैक्षणिक उपलब्धि निम्न स्तर की होती है। इस समस्या से ग्रस्त बालक मौखिक अनुदेशों को समझने और अनुसरण कर पाने में असफल होते हैं। यानी कक्षा में अगर अध्यापक द्वारा कुछ आदेश निर्देश दिए जाते हैं तो उसको समझ पाने में अक्षम होते हैं, जिसके कारण उनका अनुसरण वो नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के बालकों की जो अंतःशक्ति होती है, जो क्षमता होती है, उसमें और उनकी उपलब्धि के मध्य बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। अधिगम अक्षमता वाले जो बालक होते हैं उनमें अक्षरों एवं शब्दों को पढ़ने और लिखने में कठिनाई महसूस की जाती है। इसके अतिरिक्त बालकों में निम्न गुणों का आगमन, मतलब इन बालकों में अधिगम अक्षमता वाले जो गुण होते हैं वो प्रायः शैशवावस्था या बाल्यावस्था में प्रारंभ हो जाता है। वास्तविक रूप में उनकी पहचान वैसे तो ये शैशवावस्था और बाल्यावस्था में ये प्रारंभ हो जाता है, परंतु वास्तविक रूप से इनकी पहचान जब ये विद्यालय आना प्रारंभ कर देते हैं तभी हो पाती है। इस प्रकार के बालक शब्दों की नकल और उनको संगठित कर पाने में अक्षम होते हैं। यानी अध्यापक द्वारा अगर कोई चीज़ बोला जा रहा है तो उसको दोबारा रिपीट कर पाने में ये सक्षम नहीं हो पाते हैं, ये सफल नहीं हो पाते हैं। इन बालकों में संगठित करने तथा एकत्रीकरण करने के कौशलों में कमी पाई जाती है। जो अधिगम अक्षमता वाले बालक होते हैं उनमें सामाजिक संबंधों का सही मूल्यांकन करने का अभाव पाया जाता है। यानी सोशल रिलेशनशिप जो होते हैं उनका मूल्यांकन कर पाने में ये सक्षम नहीं होते हैं। ये प्रायः अपने पारिवारिक सदस्यों एवं सहपाठियों के शारीरिक भाषा को पढ़ने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार के बालक समय, स्थान और दिशा संबंधी समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। अधिगम अशक्तता वाले जो बालक होते हैं उनका अधिक समय तक अपना ध्यान केंद्रित कर पाने में सफलता नहीं मिल पाती है। यानी इनके अंदर अटेंशन का अभाव पाया जाता है, अवधान से जुड़े विकार पाए जाते हैं। एक तरह से ऐसे बालक प्रायः अत्यधिक चिंतित रहते हैं और मूडी स्वभाव के होते हैं। ये कक्षा के बाहर इधर उधर घूमने में अत्यधिक रुचि लेते हैं। इन बालकों में नेतृत्व क्षमता के गुण तो पाए जाते हैं, परंतु इनमें न्यूरोलॉजिकल अनियमितताएं देखने को मिलती हैं एक तरह से।
तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम अधिगम अक्षमता वाले बालकों की पहचान कर सकते हैं। अब बात करते हैं अधिगम अक्षमता कितने प्रकार का हो सकता है। तो अधिगम अक्षमता में पहला जो प्रकार होता है उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं, जिसमें पठन संबंधी दोष हो सकता है, यानी किसी चीज़ को पढ़ पाने में बच्चे कठिनाई महसूस करते हैं। इसके अलावा डिस्ग्राफिया यानी लेखन संबंधी विकार होता है। डिसकैलकुलेटिया यानी गणना आदि करने में गणितीय संबंधी कौशलों के विकार से संबंधित होता है। डिस्फेसिया यानी वाक क्षमता यानी बोलने की क्षमता से संबंधी विकार होता है। डिस्प्रैक्सिया एक अधिगम अक्षमता है जिसमें लेखन या चित्रांकन संबंधी विकार होता है। लिखी गई चीज़ को या चित्रांकित चीज़ों को, ग्राफ आदि को समझ पाने में सक्षम नहीं होते हैं। डिसऑर्थोग्राफिया यानी वर्तनी संबंधी विकार होता है। लिखने आदि में, वर्तनी आदि में त्रुटियाँ अधिकांशता करते हैं बच्चे। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यानी सुनने में कठिनाई महसूस करने वाले बच्चे, यानी ठीक ढंग से सुन नहीं पाते हैं बच्चे। विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर यानी दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार, यानी देख करके किसी चीज़ का सही ढंग से प्रत्यक्षण ना कर पाना। इसके अलावा सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यानी इंद्रियों का जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनसे संबंधित सूचनाएं, उनसे मिलने वाली जो सूचनाएं हैं उनमें समन्वय कर पाने में ऐसे बालक कठिनाई महसूस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर यानी संगठनात्मक पठन संबंधी विकार। तो ये कुछ अधिगम अक्षमता के प्रकार हो सकते हैं। तो अधिगम अक्षमता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से आज हम लोगों ने अधिगम अक्षमता को जाना और समझा। आशा करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो से अवश्य लाभ पहुँचा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर में रहें। धन्यवाद।